ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर, जिसका नाम है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, जिसे हम हिंदी में सृजनात्मक एवं समावेशी या समकालीन विद्यालय कहते हैं, इसके बारे में पढ़ रहे थे। मैंने इसके अर्थ और इसके विशेषताओं को मैंने बता दिया था। आज थोड़ा सा इसको हम और आगे पढ़ते हैं। आज हम जानते हैं समावेशी शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, कि समावेशी शिक्षा की प्रकृति क्या है, उसका आधार क्या है, क्यों ये हमारे विषय वस्तु में रखा गया है और इसका जो विशेषता है वो हमें क्यों प्रभावित करती है। सबसे पहले इसकी प्रवृत्ति को जानते हैं। मैंने जैसा कि आपके पिछली कक्षा में बताया था कि जिस भी कक्षा में हम अध्यापन कार्य करते हैं वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हमारी उस कक्षा में कई प्रकार के बालक हमारे यहाँ अध्ययन करने आते हैं। कुछ बालक सामान्य बुद्धि के होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। साथ ही साथ हमने देखा होगा कि इन बालकों में जो गुण है, जो विशेषता है, वो अलग अलग है। कुछ बच्चे एक दूसरे से मानसिक रूप से भिन्न हैं, कुछ बच्चे एक दूसरे से शारीरिक रूप से भिन्न हैं। इन तमाम प्रकार के बच्चों को एक स्थान पर शिक्षा देने की व्यवस्था के लिए ही इस प्रकार के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो समान बच्चे होते हैं या जो कोई विशिष्ट बच्चे होते हैं, इन समान बच्चों और विशिष्ट बच्चों के बीच में एक असमानता उत्पन्न हो जाती है। इस असमानता के कारण जो विशिष्ट बच्चे हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से विशिष्ट हैं, चाहे वो मानसिक रूप से विशिष्ट हैं, इन बच्चों की स्थिति को समझना और उनको समान बच्चों के साथ बैठा के शिक्षा देने की व्यवस्था करने के लिए ही इसकी व्यवस्था की गई है। हम अपनी इसकी प्रकृति पे आते हैं। समावेशी शिक्षा की प्रकृति क्या है? प्रकृति से हमारा तात्पर्य है कि जब ये शिक्षा व्यवस्था लागू हो जाती है तब समान बच्चों को और विशिष्ट बच्चों को एक साथ बराबर सीखने का अवसर मिलता है, जिससे कि जो विशिष्ट बच्चे हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से विशिष्ट हों, चाहे मानसिक रूप से विशिष्ट हों, इन सभी प्रकार के बच्चों को एक स्थान पर जो सीखने की व्यवस्था लागू की जाती है, उससे जो विशिष्ट बच्चे हैं वो शारीरिक और मानसिक तौर से समान बच्चों की प्रकृति से जुड़ते हैं और उनके अंदर भावनात्मक विकास होता है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर तो होते हैं, लेकिन समान बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करने के कारण वे अपने आप को असमय नहीं महसूस करते हैं। वो भी समान बच्चों के साथ खुश रहते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से सीखने का प्रयास करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि अगर इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था अपने देश में हम लागू कर देते हैं, अपने समाज में हम लागू कर देते हैं, तो जो शिक्षा की व्यवस्था है उस पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता है। उस पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ता है। एक समान शिक्षा की व्यवस्था में हम सभी बच्चों को, चाहे वो शारीरिक रूप से विशिष्ट हैं, मानसिक रूप से विशिष्ट हैं या सामान्य हैं, सभी प्रकार के बच्चों को एक स्थान पे शिक्षा की व्यवस्था हम दे सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें आती है कि जब ये देखा जाता है कि तमाम ऐसे बच्चे होते हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से थोड़ा सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, वो कभी कभी क्या होता है कि हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। वो सामान्य बच्चों के साथ असहाय महसूस करते हैं और जिसके कारण धीरे धीरे उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। वो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और शिक्षा की व्यवस्था में भाग लेना बंद कर देते हैं, जो कि समाज और व्यवस्था समाज या व्यवस्था के लिए उचित नहीं होता है। क्योंकि हमारा ये दायित्व है, हम शिक्षक हैं, हमारा ये दायित्व होता है कि हम सभी प्रकार के बच्चों को समान और विशिष्ट जितने भी हैं सभी प्रकार के बच्चों को एक स्थान पे एक वास्तविक शिक्षा की व्यवस्था को उत्पन्न कराएं, ताकि जो भी व्यवस्थाएं लागू हो सके उसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। दूसरी चीज़ में एक बहुत बड़ी बात आती है कि समान बच्चे और विशिष्ट बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूँ, समान बच्चे और विशिष्ट बच्चे, इन दोनों बच्चों को एक साथ जब सीखने का बराबर अवसर मिलता है तो उससे क्या होता है कि जो समाज का एक रूपरेखा बना हुआ है, सबकी समानता, कि सभी लोग एक बराबर हैं, इस तथ्य को लागू करने में भी हमें लाभ मिलता है। साथ ही साथ एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि जो समाज में हमारी व्यवस्था लागू है, समाज की जो हमारी व्यवस्था है वो इक्लोसी की होती है कि सब बराबर, अर्थात इसका तात्पर्य होता है कि सभी बराबर। जितने भी बालक हों वो सभी एक बराबर हैं। वो
सबको एक समान सीखने का अवसर मिलना चाहिए, इसीलिए हम इस शिक्षा की व्यवस्था को लागू करते हैं। यही हमारी समावेशी शिक्षा की प्रकृति होती है, यही हमारी समावेशी शिक्षा की प्रकृति होती है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और इसको आगे पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा की प्रकृति के बाद। अब हम लोग जानेंगे समावेशी शिक्षा का उद्देश्य। Aims of अब हम जानेंगे समावेशी शिक्षा का उद्देश्य, एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इस शिक्षा की व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य क्या है, एक शिक्षा की व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य क्या है। देखिए शिक्षा की व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य है कि भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। भारत राष्ट्र में रहने वाले सभी बालकों को, जो कि भारत के भावी भविष्य होते हैं, इन सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। किसी प्रकार का कोई भी बालक हो, वो अगर जीवन जीना चाहता है तो उसके अंदर शारीरिक और मानसिक कोई अगर त्रुटि है, कोई कमी है, लेकिन हम एक शिक्षक के तौर पे ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करें जिससे कि अगर कोई त्रुटि है, उसके अंदर कोई कमी है, ये कमी शारीरिक और मानसिक तौर पे होते हुए भी हम उसको इतना प्रखर बना दें, इतना विशेष बना दें, जिससे कि वो अपने आप को कम न समझे और वो समान बालकों की तरह अपना अध्ययन कर सके, अध्ययन के उपरांत अपना भावी जीवन वो तैयार कर सके, अपने भावी भविष्य के लिए वो तैयार हो सके। दूसरी महत्वपूर्ण इसमें बात आती है कि हमारे यहाँ असमर्थों की बात की जाती है, असमर्थ। दूसरा इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ असमर्थ लोग हैं, असमर्थ से हमारा तात्पर्य है चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था को पाने में असमर्थ हैं, शारीरिक रूप से असमर्थ हैं या मानसिक रूप से असमर्थ हैं, इन लोगों का जो भविष्य होता है, अगर उन्हें शिक्षा की व्यवस्था नहीं दी जाती है तो इन लोगों का जो भविष्य होता है वो थोड़ा अधर में पड़ने की एक संभावना बनी रहती है। यदि हम इन असमर्थ लोगों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दें तो शायद समाज की व्यवस्था ऐसी बन जाए जिससे कि जो भी बालक हमारे यहाँ अध्ययन करने आता है, वो बालक चाहे शारीरिक या मानसिक रूप से अलग है, चाहे सामान्य बालक है, वो बालक सभी को एक स्थान पर बैठा कर हम शिक्षा देंगे तो जो उसकी असमर्थता है किसी कारणवश, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे दैवी हो, चाहे आपत्तिक हो, जितनी भी समस्याएं हैं, शायद वो समस्याओं से दूर हटेगा और कमी होते हुए भी वो मानसिक तौर पर मजबूत बनेगा, शारीरिक तौर पर मजबूत बनेगा, वैचारिक तौर पर मजबूत बनेगा और वो अपना श्रेष्ठ योगदान भारत के भविष्य के लिए देगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें आती है कि जागरूकता की बात हम करेंगे। जागरूकता से हमारा तात्पर्य है कि तमाम ऐसे बालक होते हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से समान, ऐसे कुछ विशिष्ट बालक होते हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से समान बालकों से थोड़ा सा अलग होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो बच्चे कभी स्कूल जाते हैं, विद्यालय पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ का जो वातावरण होता है, वो वहाँ का जो माहौल होता है, उस वातावरण और माहौल में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि धीरे धीरे शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और शिक्षा से वंचित होने के बाद उनका जो भावी भविष्य होता है वो अधर में पड़ जाता है। इसलिए आवश्यक होता है एक शिक्षक के तौर पर ये हम बच्चों को जागरूक करें, उनको जागरूक करें ताकि वे भी जो समान बच्चों से थोड़ा अलग हैं, चाहे शारीरिक या मानसिक रूप से अलग हैं, वे भी अपने आप में कुछ नया करने की क्षमता रख सकें। इसमें एक बात और महत्वपूर्ण आती है कि समानता। इक्वलिटी। समानता से तात्पर्य है कि जैसा कि मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि हम शिक्षक हैं, हमारा दायित्व है सभी लोगों को, सभी बच्चों को एक प्रकार शिक्षा की व्यवस्था लागू करना। समानता से तात्पर्य होता है कि यदि हम समान बच्चे
विशिष्ट बच्चे या अति विशिष्ट बच्चे, इन तीनों बच्चों को शायद एक कड़ी में जोड़ के शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराएं तो तीनों का लगभग ऐसा माना जाता है कि बराबर शारीरिक और मानसिक विकास होता है, जिससे कि वो बच्चे जो किसी कारणवश किसी समस्या से ग्रसित हैं, कोई उनको परेशानी है, कोई दिक्कत है, इन तमाम दिक्कतों के बावजूद वो आपस में जुड़ने का काम करते हैं। विशिष्ट बालकों से समान बालक तमाम तथ्यों को सीखते हैं और उनके द्वारा सीखी गई बातों को अति विशेष जो बालक हैं वो प्रभावित करते हैं, ताकि कक्षा में बैठने वाले सारे जितने भी बालक हैं वो सभी बालक अपनी शिक्षा की व्यवस्था में सुचारू रूप से लगे रहते हैं। समानता के बाद एक और महत्वपूर्ण कड़ी इसमें आती है, कह सकते हैं हम लोग प्रजातांत्रिक मूल्यों को बनाना। प्रजातांत्रिक मूल्यों को बनाना, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है। भारत हमारा लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे यहाँ हमारे समाज में प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था है। जनता के द्वारा ही जनता का शासन तय किया जाता है। अब यदि जनता के द्वारा ही जनता का शासन तय किया जाता है तो ये आवश्यक होता है कि जो संपूर्ण भारत की जनता हो वो शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत हो। और ये शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत कब होगी? मजबूत तभी होगी जब वो शैक्षिक रूप से मजबूत हो। और शैक्षिक रूप से मजबूत कब होगी? जब एक शिक्षक के तौर पे बिना मतभेद किए, बिना किसी समस्या को उत्पन्न किए हम कक्षा में बैठने वाले, समाज से आने वाले, चाहे वो किसी प्रकार का बालक हो, चाहे शारीरिक रूप से अक्षम बालक हो, मानसिक रूप से अक्षम बालक हो या समान बालक हो, इन सभी प्रकार के बालकों को एक स्थान पर बैठा के एक समान शिक्षा की व्यवस्था यदि हम उपलब्ध कराएंगे तो उस बच्चे का जो मानसिक स्तर है, जो वैचारिक स्तर है, जो देश के प्रति कर्तव्य है, जो सोच है, जो समझदारी है, जो उसकी विशेषता है, वो प्रखर होगी, विशिष्ट होगी, जिसके कारण वह बच्चा जो किसी कारणवश थोड़ा असमर्थ है, अक्षम है, इन तमाम कमियों के बावजूद वो बालक प्रजातांत्रिक मूल्यों को समझेगा, अपने दायित्व को समझेगा और अपने दायित्व प्रजातंत्र की व्यवस्था को समझते हुए वो प्रजातंत्र की व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता करेगा। एक महत्वपूर्ण बातें और आती हैं कि व्यवसायिक रूप से, थोड़ा सा मैं और बताना चाह रहा हूं व्यवसायिक रूप से। व्यवसायिक रूप से देखिए अक्सर ये देखा जाता है कि जो कह सकते हैं हम जो विशिष्ट बालक हैं या शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम बालक हैं, इन बालकों में क्या होता है कि ये बालक कभी कभी कक्षा में आते हैं और उनको एक बेहतर वातावरण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो धीरे धीरे उस शिक्षा की व्यवस्था से कट जाते हैं। उनके माँ बाप जब तक जीवित रहते हैं, घर में व्यवस्थाएं रहती हैं, तब तक तो उनका जीवन यापन ठीक से चल जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब माँ बाप से उनका विच्छेदन हो जाता है या उनके माँ बाप समाप्त हो जाते हैं और बड़े भाई बहन उसके जो अलग हो जाते हैं, वो अपने पारिवारिक या सामाजिक जीवन में चले जाते हैं, तो क्या होता है कि जो विशिष्ट बालक हैं, ये बालक अपना व्यवसायिक एक योजना जो होती है भविष्य को जीने की, वो पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण सामान्य जीवन, बचपन का जो जीवन होता है 10 साल 15 साल, वो तब तो ठीक चलता है, लेकिन आगे का जो जीवन होता है वो बड़ा कठिनाईपूर्ण हो जाता है। उन छात्रों को, इन बच्चों को सामाजिक तौर पर जब जीवन जीना होता है तो तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आवश्यक हो जाता है कि इन समस्याओं के समाधान हेतु यदि चाहते हैं हम कि भविष्य में उस बालक को कोई समस्या न हो, वो अपना जीवन वास्तविक तौर पे जी सके, उसे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम एक शिक्षक के तौर पे उस बालक को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना मजबूत बना दें कि उसके अंदर अक्षमता होते हुए भी वो अपने भावी भविष्य के लिए योजनाएं बना सके। हम लोगों ने खुद ही देखा है कि तमाम ऐसे समाज में लोग देखने को मिल जाते हैं जो शारीरिक या मानसिक रूप से थोड़े अक्षम हैं या शारीरिक रूप से अक्षम हैं, थोड़ी दिक्कतें हैं, अंधे हैं, ब्लाइंड्स हैं या हैंडीकैप हैं, विकलांग हैं, लेकिन तमाम कमियों के बावजूद मानसिक तौर से इतने मजबूत हैं कि वो अपने भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं, अपने व्यवसायिक जीवन को जी सकते हैं और अगर किसी भी बिना सहायता के वो अपने सामर्थ्य के बल पे अपना जीवन वो जी सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें आती है कि जीवन का उद्देश्य,
और महत्वपूर्ण बात इसमें आ जाती है, जीवन का उद्देश्य। देखिए जीवन का उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य तात्पर्य होता है कि वो बालक जो हीन शारीरिक या मानसिक रूप से सामान्य बालकों से थोड़ा अलग होते हैं, कभी कभी वो हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। ये जो उनकी हीनता होती है वो उनको भावी भविष्य के लिए समस्याएं पैदा करती है। यदि हम एक शिक्षक के तौर पर चाहते हैं कि वो समस्याएं उनके जीवन में न आए, तो प्रारंभिक स्तर पे ही, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रारंभिक स्तर पे ही उन्हें बिना किसी समस्या के, बिना किसी संकोच के, समान बच्चों के साथ अगर शैक्षिक व्यवस्था प्रदान की जाएगी तो उनका शारीरिक और मानसिक अक्षमता होने के बावजूद भी जो गुण है, जो विशेषता है, जो कमियां हैं, वो दूर होंगी। इन कमियों को दूर करने के उपरांत जो उसका जीवन है वो खुशमय होगा और उसके जीवन के उद्देश्य की पूर्ति होगी। बस आज के लिए इतना ही।